नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, हम इतिहास के पाठशार मुग़ल आक्रमण प्रकार एवं प्रभाव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने भारत में अरब आक्रमण के बारे में पढ़ा, अरबों के आक्रमण के कारण, अरबों की भारत में सफलता के कारणों के बारे में पढ़ा और अरबों के भारत से सांस्कृतिक संबंध के बारे में पढ़ा। किस प्रकार सांस्कृतिक संबंध अरब वासियों के भारत से हुए, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट प्रथम के बारे में हमने अध्ययन किया और इसके साथ ही हमने पृथ्वीराज चौहान के जीवन परिचय, उनकी प्रारंभिक युद्धों, विजयों आदि के बारे में पढ़ा तथा तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बारे में अध्ययन किया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के कारण, ये कल मैंने आपको बताए, बप्पा रावल के जीवन परिचय के बारे में जानकारी आपको दी, जो गोलवंश का वास्तविक संस्थापक था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी कल आपको लिखवाए गए। इसके साथ ही महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों, उनकी प्रारंभिक कठिनाइयों आदि के बारे में अध्ययन किया। फिर राणा सांगा के बारे में, राणा सांगा जिसे एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। एक क्वेश्चन है कि महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष क्यों कहा जाता है? क्योंकि महाराणा सांगा की भाई से झगड़े में एक आँख फूट गई और खातौली युद्ध में वो एक पैर से लंगड़े हो गए, हाथ कट गया और एक पैर से लंगड़े हो गए तथा युद्ध के राणा सांगा का बाबर से युद्ध के समय उनके शरीर में 80 घाव हो गए। इसलिए इतिहासकारों ने उनको एक सैनिक का भग्नावशेष कहा। राणा सांगा वीर, धर्मपरायण, न्यायप्रिय शासक थे और मर्मज्ञ, उदार, कृतज्ञ ऐसे शासक थे। वो एक सैनिक के भग्नावशेष कहा जाता है उनको। उनके बारे में मैंने आपको बताया। राणा सांगा बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक थे। उनके साथ बहुत सारे सरदार, राजा, राव आदि रहते थे। उन्होंने बिखरी हुई राजपूत जाति को एकजुट किया, एक झंडे के तले किया। बड़े बड़े राजा उनके सामंत थे, जैसे बूंदी, कालपी, गागरोन, ग्वालियर आदि के राजा उनके यहाँ सामंत थे और उनसे राणा सांगा कर वसूल करता था। अनेक युद्धों में इन्होंने विजय प्राप्त की। इसके अलावा राणा सांगा राजनीति और धर्म के भी मर्मज्ञ थे। राणा सांगा के जब एक हाथ एक पैर कट गया और शरीर में घाव हो गए तो उन्होंने ये बात कही कि जिस प्रकार से एक टूटी हुई मूर्ति पूजने योग्य नहीं होती, ऐसे ही अब मेरा शरीर इस राज सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। तो इस बात से जो दरबारी और जो सामंत थे वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ये बात कही कि युद्ध में शरीर के अंग का कटना वीरता का परिचायक है, इसलिए आपका ये बड़प्पन है ऐसी बात कहना, लेकिन आप सिंहासन पर बैठने के अयोग्य नहीं हो और आप ही सिंहासन पर बैठिए। तो इस प्रकार ये पता चलता है कि राणा सांगा धर्म और राजनीति के मर्मज्ञ थे। उनको सिंहासन से कोई लोभ नहीं था और उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शासन कार्य चलाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू सुल्ताना की उनको उपाधि दी गई। उन्होंने हिंदू धर्म का वर्चस्व को बढ़ाया। ऐसे काम उन्होंने किए। इसके अलावा उनकी कुछ कमियां रही, जैसे कि उन्होंने राणा सांगा को राजनीति में अधिक निपुण नहीं कहा सकता। अपने शत्रु को पकड़कर छोड़ देना, ये व्यवहार में उदारता थी, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से ये बात सही नहीं थी। इसके अलावा अपने छोटे पुत्रों को बड़ी बड़ी जागीर देना, रणथंभौर आदि जैसी जागीर देना, यह भी उनकी भूल रही। तो इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि राणा सांगा वीर, मर्मज्ञ, कृतज्ञ, न्यायप्रिय राजा थे, लेकिन उनके द्वारा कुछ ऐसी भूलें कर दी गई जिनके कारण उनके साम्राज्य को नुकसान हुआ। अब हम आगे आज
लेसन नंबर 9, वीडियो नंबर 9 में आज हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, जिनको राजस्थान का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। राव चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। राजस्थान का भूला बिसरा शासक कहा जाता है। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन के पच्चनों पर ही आगे चले थे। जिस स्वतंत्रता की लौ को राव चंद्रसेन ने जलाए रखा था, उसी मार्ग पर महाराणा प्रताप चले थे और उन्होंने उस लौ को आगे जलाए रखा। इसलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। एक नंबर के क्वेश्चन है। अब मैं आपको राव चंद्रसेन के जीवन परिचय के बारे में बता दूं। राव चंद्रसेन जोधपुर के शासक राव मालदेव के छोटे पुत्र थे। राव मालदेव बड़े वीर प्रतापी राजा हुए। सुमेल के युद्ध में उन्होंने बड़ी वीरता का परिचय दिया, जो शेरशाह सूरी के साथ लड़ा गया। जैता और कुपा ने बड़ी वीरता और बहादुरी का सामना किया, शेरशाह सूरी का सामना किया। उस युद्ध में शेरशाह सूरी को बहुत दिक्कत आई और शेरशाह सूरी घोड़े से उतर करके अल्लाह से प्रार्थना करने लगा कि मुझे इस युद्ध में विजयश्री मिल जाए। इसके अलावा जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने एक बात कही थी कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। ये एक प्रश्न भी है बहुत बढ़िया 1 नंबर का, कि ये बात किसने कही कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता। तो शेरशाह सूरी ने, जब उसने बड़ी कठिनाई से सुमेल के युद्ध को जीता, तब उसके मुँह से ये बात निकली कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देगा। तो ऐसे वीर राव मालदेव के सबसे छोटे पुत्र थे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन के 2 बड़े भाई और थे, राम और उदय सिंह। राम से राव मालदेव अप्रसन्न थे। इसके अलावा उदय सिंह था। उस राव चंद्रसेन की माता ने उदय सिंह को राजा बनाने से मना कर दिया। इसलिए राव मालदेव ने राव चंद्रसेन को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। राव चंद्रसेन का जन्म 1541 में जोधपुर में हुआ। इनकी माता का नाम, राव मालदेव की माता का नाम स्वरूपदेव था। राव चंद्रसेन की माता का नाम स्वरूपदेव था, पिता का नाम राव मालदेव था। जन्म 1541 में जोधपुर में हुआ। सन 1562 में ये गद्दी पर बैठे। इनके भाइयों ने इनके गद्दी पर बैठने का विरोध किया और इनके भाइयों ने विद्रोह कर दिया, लेकिन राव चंद्रसेन ने बड़ी वीरता के साथ आंतरिक विद्रोहों को दबाया। अपने भाई राम को हराया, उदय सिंह को हराया और सबको हरा करके अपने राज्य की व्यवस्था कायम की। आंतरिक कलह होने का फायदा मुगल सम्राट अकबर ने उठाया और अकबर ने राठौरों की राजधानी जोधपुर पर अधिकार करने के लिए अपनी एक विशाल सेना हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर पे भेज दी चढ़ाई के लिए। चंद्रसेन ने बड़ी वीरता के साथ मुकाबला किया। मुगलों के कई प्रयास असफल कर दिए, लेकिन अंत में मुगलों को सफलता मिल गई और जोधपुर पर मुगलों का अधिकार हो गया। राव चंद्रसेन बाद में भाद्राजून चला गया। भाद्राजून चला गया और वहाँ पर रहा। भाद्राजून पर भी जब मुगलों का अधिकार हो गया तो वह सिवाना आदि जगह चला गया और वहाँ पर रहा। अब इसके बाद में आपको बता दूं, नागौर दरबार सन 1570 में जब मारवाड़ में भयंकर अकाल पड़ा तो स्थिति का जायजा लेने के लिए अकबर वहाँ पर आया और अकबर ने वहाँ पर एक तालाब खुदवाया जिसका नाम था शुक्र तालाब।
ये 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है कि नागौर दरबार के समय अकबर के द्वारा कौन सा तालाब खुदवाया गया? शुक्र तालाब के नाम से एक तालाब खुदवाया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जोधपुर पर अधिकार करने के लिए मुगलों का जो सेनापति बनाया गया वो किसको बनाया गया? हुसैन कुली खां। उसके नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। नागौर दरबार का आयोजन 1570 में किया गया और वहाँ पर शुक्र तालाब खुदवाया गया, क्योंकि वहाँ पर भयंकर अकाल पड़ गया था। तो अकबर ने एक तालाब खुदवाया जिसका नाम था शुक्र तालाब, जो अकाल के प्रभाव को कम करने के लिए खुदवाया गया। उसके बाद अकबर ने चंद्रसेन के खिलाफ और अभियान किए और चंद्रसेन ने बड़ी वीरता के साथ मुगलों का मुकाबला किया। कई जगह पर मुगलों को उसने पीछे भी हटाया, लेकिन धन की कमी आ जाने के कारण वह आगे बढ़ता गया। भादरा जून से सारण के पहाड़ों में चला गया, संचिया नामक स्थान पर चला गया और बाद में उसके जो और स्थान थे पोखरण आदि वो भी उसके हाथ से चले गए। और कुछ सामंतों के द्वारा विश्वासघात करने के कारण, धन की कमी आ जाने के कारण, और एक दिन सारण के पहाड़ों में सन 1581 में उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रसेन को राजस्थान का भूला बिसरा शासक, विस्मृत शासक कहा जाता है और उसे राव चंद्रसेन को प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, क्योंकि उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। वह अपने जीवन काल में लगातार संघर्ष करता रहा। धन की कमी होने पर वह अपनी रत्न आभूषणों को बेचकर खर्चा चलाता रहा, लेकिन उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। ऐसा स्वतंत्रता प्रेमी शासक था और महाराणा प्रताप ने इसी से प्रेरणा ली और इसी के पदचिन्हों पर महाराणा प्रताप चले। इनको भूला बिसरा शासक इसलिए कहा जाता है राव चंद्रसेन को, क्योंकि राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ का शासन उसके छोटे भाई के हाथों में चला गया, जिसके कारण राव चंद्रसेन के इतिहास को भुला दिया गया। राव चंद्रसेन पराक्रमी, साहसी, मातृभूमि प्रेमी शासक था और उसने आजीवन बादशाह अकबर के साथ संघर्ष किया और उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। इसी प्रकार महाराणा प्रताप ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की। दोनों के भाई बंधु शत्रु थे, दोनों के हथियार हमेशा मुगलों के विरुद्ध चमकते रहे और मुगलों से टक्कर लेते रहे, लेकिन फर्क दोनों में ये था कि संकट काल में चंद्रसेन के पास कोई राजधानी या स्थायी जगह नहीं थी, जबकि महाराणा प्रताप ने संकट काल में चावड़ जैसी अपनी एक राजधानी बना ली। तो इस प्रकार से चंद्रसेन एक महान प्रतापी राजा हुआ राजस्थान का, जिसने मुगलों से टक्कर ली। धन की कमी होने पर भी उसने मुगलों का मुकाबला किया, अपने रत्न आभूषणों को बेचकर खर्चा चलाया और कई जगह पर मुगलों को पीछे भी हटाया और अंत में सन 1581 में सारण की पहाड़ियों में, सोजत के पास सारण की पहाड़ियों में उनका जीवन समाप्त हो गया। इतिहासकारों ने उनको राजस्थान का भूला बिसरा शासक, मेवाड़ प्रताप का अग्रगामी और मारवाड़ का प्रताप भी उनको कहा जाता है। तो ये मैंने आपको राव चंद्रसेन के बारे में जानकारी दी। अब आगे हम महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराणा प्रताप जिन्होंने मुगलों से टक्कर ली और अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी कुंभलगढ़ के बादल महल में
में इनका जन्म हुआ। इनकी माता का नाम जयवंताबाई, पिता का नाम उदय सिंह था। महाराणा प्रताप बड़े वीर स्वाभिमानी मातृभूमि प्रेमी शासक थे। इनके पिता उदय सिंह के शासनकाल के दौरान सन 1568 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर मुगलों ने अधिकार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के दुर्रक्षक जयमल पत्ता ने बड़ी बहादुरी का परिचय दिया, लेकिन अकबर के बंदूक से जयमल की मृत्यु हो जाने के बाद में चित्तौड़गढ़ के किले पर मुगलों का अधिकार हो गया और सन 1572 में उदय सिंह की मृत्यु हो गई। उदय सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद में महाराणा प्रताप को गद्दी पर बिठाया गया। उदय सिंह की छोटी रानी के कहने पर जगमाल सिंह को शासक बनाना चाहते थे, लेकिन सामंतों ने महाराणा प्रताप को गद्दी पर बैठा दिया। महाराणा प्रताप योग्य थे, उनको गद्दी पर बैठा दिया। महाराणा प्रताप ने अपने सभी सामंतों को इकट्ठा करके और ये प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तौड़ पर अधिकार नहीं हो जाएगा तब तक मैं सोने चांदी के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा और नहीं मैं पलंग पर सोऊंगा। ऐसा उन्होंने प्रण किया और इसके लिए सभी सामंतों का उन्होंने जोश भी बढ़ाया। बाद में अकबर के द्वारा उनको समझाने के लिए कि भाई अधीनता स्वीकार कर ले महाराणा प्रताप मेरी, क्योंकि उस समय हमारे देश की बड़ी बड़ी रियासतों के राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, जैसे कि आमेर, बीकानेर आदि के राजाओं ने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और वैवाहिक संबंध बना लिए थे। तो अकबर यह चाहता था कि मेरा अधिकार अब मेवाड़ पर भी हो जाए, जो बचा कुचा क्षेत्र है उस पर भी। तो इसके लिए उन्होंने अपने शिष्टमंडल भेजना प्रारंभ कर दिया। सन 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। महाराणा प्रताप के गद्दी पर बैठते ही अकबर ने अपने शिष्टमंडल भेजना प्रारंभ कर दिया और उन्होंने अपने शिष्टमंडल में जमा बटो, एक ट्रिक है, जलाल खां सबसे पहले जलाल खां को अकबर को महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजा, फिर मान सिंह को, फिर भगवान दास को, नंबर 4 टोडरमल को। चारों को समझाने के लिए भेजा, लेकिन जब चारों शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को समझाने में असफल हो गए तो अकबर ने ये निश्चय किया कि अब महाराणा प्रताप को युद्ध करके ही जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने 1576 में अकबर अजमेर जा पहुंचा और मान सिंह को मुगल सेना का प्रधान सेनापति बना करके महाराणा प्रताप के विरुद्ध एक अभियान भेज दिया। बहुत सारे वीर सेना नायकों को उसके साथ भेजा गया। मान सिंह बहुत बड़ी सेना का सेनापति था। उसने मांडलगढ़ के यहाँ पर अपना पड़ाव डाला, खमनौर की पहाड़ियों के पास, और 6 मील दूर महाराणा प्रताप ने भी अपना डेरा डाल दिया। महाराणा प्रताप के ग्रामीण सेना के जो नायक थे हकीम खां सूरी थे।
18 जून 1576 को प्रातःकाल महाराणा प्रताप और मानसिंह की सेना के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के प्रथम चरण में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सेना के छक्के छुड़ा दिए और मुगल सेना इधर उधर भागने लगी, जैसे भेड़ों का झुंड इधर उधर भागता है, इस प्रकार से भाग निकली। उस समय ऐसा कहते हैं कि राजपूत सैनिकों में फर्क करना मुश्किल हो गया कि कौन से महाराणा प्रताप की तरफ है और कौन से अकबर की तरफ है। तो उस समय आसफ खान ने कहा मुगल सैनिकों से कि तुम तो जो भी राजपूत सैनिक है उसको ख़त्म करो, इससे हमें ही फायदा है, इस्लाम बढ़ेगा, इस्लाम को फायदा है और इस्लाम को तो लाभ ही होगा, ऐसा उन्होंने कहा। किंतु जब उन्होंने देखा कि मानसिंह बड़ी वीरता और चतुराई के साथ अकबर का प्रतिनिधित्व कर रहा है तो बदायूनी बहुत खुश हुआ, आसफ खां बहुत खुश हुआ। इसके बाद महाराणा प्रताप ने अपने चेतक घोड़े पर बैठकर और मानसिंह को अपना निशाना बनाया, मानसिंह पर बड़ी तेजी से अपने भाले का प्रहार किया। मानसिंह हौदी में छिप गया, लेकिन उसका जो महावत है वो मारा गया घोड़े का। लेकिन बाद में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के अगले पैर में जख्म हो गया, क्योंकि मानसिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ था, मर्दाना नामक हाथी पर, उसकी सूंड में जहरीले खंजर लगे हुए थे, जिसके कारण महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का अगला पैर जख्मी हो गया। महाराणा प्रताप अपने घोड़े को लेकर सुरक्षित, चारों ओर से मुगलों ने घेरने की सोची, लेकिन महाराणा प्रताप सुरक्षित निकल गए। झाला मन्ना ने बड़ी वीरता के साथ मुगलों का मुकाबला किया। मुगल झाला मन्ना को ही महाराणा प्रताप समझने लगे और वो उस पर टूट पड़े। झाला मन्ना वीर गति को प्राप्त हो गए। उसके बाद जब युद्ध पूर्ण गति पर था तब प्रताप ने युद्ध स्थिति में परिवर्तन किया और युद्ध को पहाड़ों की ओर ले गए, लेकिन बाद में मुगलों ने उनका पीछा नहीं किया। इसके 3 कारण बताए इतिहासकारों ने। पहला कारण यह है कि जून की बहुत ज़्यादा गर्मी का होना, पहाड़ों के रास्तों से मुगलों का परिचित नहीं होना, इसके अलावा मुगल सेना युद्ध करते करते थक चुकी थी। इन सभी कारणों से मुगलों ने महाराणा प्रताप का पीछा करना उचित नहीं समझा और वो वहीं पर रुक गए। इस तरह अकबर की इच्छा के अनुसार मानसिंह अकबर को जिंदा या मुर्दा नहीं पकड़ सका। इससे क्या हुआ कि अकबर नाराज हो गया और अकबर ने मानसिंह और आसफ खां का जनानी डोडी में आना जाना बंद कर दिया। नाराजगी प्रकट की उन्होंने कि तुमको जिस कार्य को सौंपा गया उस कार्य को तुमने पूरा नहीं किया। उसके बाद अकबर के द्वारा और अभियान भेजे गए। शाहबाज खां के नेतृत्व में हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप को पूरी तरह कुचलने के लिए मीर बख्शी शाहनवाज को 3 बार प्रताप के विरुद्ध भेजा गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। और कुछ समय बाद प्रताप ने पुनः वहाँ पर दोबारा अधिकार कर लिया। इस प्रकार से शाहनवाज खां के अभियान में भी अकबर को सफलता नहीं मिली। इसके बाद प्रताप के विरुद्ध बाद में भगवंत दास, जगन्नाथ कछवा आदि को भेजा गया, लेकिन किसी को भी उस अभियान में सफलता नहीं मिली। और जगन्नाथ कछवा का आक्रमण भी अंतिम आक्रमण सिद्ध हुआ। उसके बाद अकबर को विश्वास हो गया कि महाराणा प्रताप को पकड़ पाना अथवा उसे अपनी प्रभुसत्ता स्वीकार करवाने का प्रयत्न केवल कल्पना मात्र ही है। साथ ही अकबर अब पश्चिमोत्तर समस्या में उलझ गया था। इस कारण प्रताप के विरुद्ध अभियान हमेशा के लिए बंद कर दिए
गए और चावंड में अपने धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाते समय, खींचते समय डोरी को धनुष टूट गया और उनके सिर में एक गहरी चोट लग गई, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई छावंड में। महाराणा प्रताप ऐसे वीर थे जिन्होंने कभी किसी के आगे अपना सिर नहीं झुकाया, अपनी पगड़ी को नहीं झुकाया, न वह किसी शाही खेमे में गया, न अपने घोड़ों पर उन्होंने मोहर लगवाई और न वो नौरोज में गया, न वह झरोका दर्शन आदि में गया। ऐसा वीर और साहसी था। इसकी मृत्यु से अकबर अचंभित हो गया कि ऐसा वीर अचानक कैसे मर गया, क्या बात हो गई, और उन्होंने सहज ही उनकी आंखों से आंसू निकल आए। इसके बाद प्रताप की लगभग 12 वर्ष शांति और स्वाधीनता का था उपयोग करने का अवसर मिला। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने मेवाड़ के उत्तर पश्चिम पूर्व मध्य भाग पर फैले मुगल थानों पर धावी बोलने प्रारंभ कर दिए। तो उसके बाद अमर सिंह ने उन गद्दी पर बैठे और कई जगह पर उन्होंने अपना अधिकार किया। बाद में अमर सिंह के द्वारा संधि कर ली गई। इस प्रकार से महाराणा प्रताप के जीवन परिचय के बारे में और महाराणा प्रताप के मुगलों से प्रतिरोध के बारे में आज मैंने आपको बताया इस वीडियो में, तथा राव चंद्रसेन की चारित्रिक विशेषताएं, राव चंद्रसेन के द्वारा किए गए मुगलों से प्रतिरोध, भाइयों से विरोध और दोनों में समानता आदि के बारे में इस वीडियो में जानकारी आपको दी गई। अब मैं इस विषय वस्तु के कुछ जो क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उन्हें नोट कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप की दो समानता तथा दो असमानता लिखिए। नंबर 3, महाराणा प्रताप और मुगलों के प्रतिरोध। का वर्णन कीजिए। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो इस विषय वस्तु के आधार पर मैंने बनाए हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो में आपको जो जानकारी दी गई उसको आप ध्यान से देखें। धन्यवाद।